हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो के साथ आ गए हम, जो है पार्ट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 11 का। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था इसी चैप्टर का। तो पार्ट 1 में हमने किया था मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और डिस्टिंक्शन हमने किया था, मतलब डिफरेंस जाना था हमने कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। ठीक है, वो पार्ट 1 था, अगर नहीं देखा तो जाके देखो। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या क्या फायदे होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। उसमें सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज द कंपनी कैन ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑन अ बिग स्केल। द इंक्रीज इन स्केल एंड साइज ऑफ द बिजनेस रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देखो क्या है, जब हमारे पास लार्ज रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, तो कंपनी जो होगी वो ऑर्गेनाइज कर सकती है प्रोडक्शन को बिग स्केल पर, मतलब ज्यादा बड़े स्केल पर वो प्रोडक्शन कर सकती है। फिर क्या होगा, द इंक्रीज इन स्केल एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। जब हमने लो कॉस्ट में प्रोडक्शन की है और एक अफोर्डेबल प्राइस में भी हम वो अपने सामान जो है, जो भी गुड्स हैं वो सेल करेंगे, तो हमें उससे प्रॉफिट्स भी होंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज बन जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पढ़ते हैं इसको। जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर सुटेबल फॉर दोज बिजनेसेस वेयर लार्ज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती ही उन बिजनेस के लिए हैं जहां पे लार्ज रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ठीक है, अ कंपनी कैन कलेक्ट लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो कंपनी होती है वो बहुत बड़े नंबर पर बहुत सारे शेयर होल्डर से मनी जो है कलेक्ट करती है और उस हिसाब से वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, और क्योंकि लार्ज बिजनेस के लिए ही जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी होती है, तो ये था एक सेकंड एडवांटेज। फिर हमारा था थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन। हमने ये मीनिंग जब हम जाना था हमने इसका, तो उसमें भी पढ़ा था और किसमें, फीचर्स में भी हमने ये पढ़ा था। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी जो है चलती ही रहती है, उसका कोई एंड नहीं है, कोई खत्म नहीं होती जब तक उसको वाइंड अप ना किया जाए लीगली। ठीक है, तो कोई भी मेंबर हो, कुछ भी हो, डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, कुछ भी हो, वो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आवर कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एक उसकी अलग पहचान होती है कंपनी की। द कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपनी इज नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स बट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। कंपनी में सिर्फ मेंबर्स के ही इंटरेस्ट नहीं होते, बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो लगातार चलती रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करेगी वो, तो उससे सोसाइटी को भी फायदा होगा और मेंबर्स भले ही उसमें रहे या ना रहे, वो तो चलनी ही चलनी है। तो ये परपेचुअल सक्सेशन एक बेनिफिट बन जाता है इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, हमने ये भी फीचर्स में ही पढ़ा था। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे हैव एक्वायर्ड। जो भी जितने भी वैल्यू के उन्होंने शेयर्स लिए हैं, सिर्फ उतने के लिए वो लायबल होंगे। ठीक है, द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कैरेजेस मैनी पर्सन्स टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो यही एक वजह है कि बहुत सारे लोग इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, तो ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी इसका बेनिफिट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट आता है इसमें, लेस रिस्क। जो रिस्क होता है वो कम होता है। क्यों? इन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रिस्क इज शेयर्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन। सोल ट्रेड बिजनेस हमने बहुत अच्छे से जाना था, पार्टनरशिप के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर वो पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो। ठीक है, तो जो रिस्क होता है सोल ट्रेड बिजनेस में और पार्टनरशिप में, वो कम लोगों में बट पाता है। ठीक है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पर होते हैं। जो भी कंट्रीब्यूटरीज मतलब जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं कंपनी के, वो बहुत ज्यादा लंबे या कहें तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। सो रिस्क इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। तो यहाँ पे रिस्क इसलिए कम हो गया क्योंकि वो रिस्क जो है बहुत सारे लोगों में बट जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप और सोल ट्रेड से कंपेयर करें तो सोल ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वही सारा रिस्क बियर करता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 या वैसे तो 50 ही है, पहले 100 थे अब 50 हो गए, तो 50 में रिस्क बटने पे भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं तो रिस्क जो है लेस हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी में अगर लास्ट में थोड़ी कंफ्यूजन होगी तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। द लिमिटेड लाइबिलिटी कैन यहाँ पे एक मिस्टेक है, कैरेजेस की जगह है एनकरेजेस। ठीक है, मुझे भी लग रहा था कुछ डाउट यहाँ पे। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो एनकरेज करती है बहुत सारे लोगों को
कि वो इन्वेस्ट करें अपने शेयर्स को खरीदने में जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एडवांटेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, मतलब कि अब किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही। यूनिवर्स में नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, अगर कोई चीज का फायदा हो रहा है तो उसका कुछ नुकसान भी होगा, कोई ना कोई ड्रॉबैक भी उसका होना ही होना है। तो सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। उसको बनने में भी या कंपनी को बनाने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी, अ लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद, अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ड्राफ्टेड एंड फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। जब हम कंपनी को बनाने जाते हैं, फॉर्म करने जाते हैं कंपनी को, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ड्राफ्ट करने होते हैं, फिल करने होते हैं। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार, एक इसका रजिस्ट्रार का प्रोसेस भी था, वो हमने पहले पढ़ा था रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिस वजह से इसमें डिफिकल्टी आती है कंपनी के बनने में। ठीक है, तो ये थी पहली डिसएडवांटेज का हो, ड्रॉबैक का हो, डीमेरिट का हो, कुछ भी कहो। तो ये पहला पॉइंट था। फिर सेकंड है डिले इन डिसीजंस। ठीक है, हमने पहले क्या जाना था, उसी से रिलेटेड इसमें पॉइंट आएगा वो, द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो एक्चुअल मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, जिस पर्सन को, या फिर कहें तो काफी सारे पर्सन को, वो सारे मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं और उन्हीं के हाथ में सारा मैनेजमेंट होता है। और कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बोर्ड के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। दिस लीड्स टू द लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स। इससे काफी सारी लेयर बन जाती है उस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, विच क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजन इन टाइम। तो इसी वजह से वहां पे जो डिसीजन लेने में देर हो जाती है। ठीक है, तो यही सब होता है, डिले इन डिसीजन इसका एक डिसएडवांटेज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब होता है लीगली कंपनी को बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है, कैसे आती है, वो पढ़ते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वाइंड अप अ कंपनी, अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये एक बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी कंपनी को लीगली बंद करना, मतलब उस कंपनी को खत्म करना। वैसे तो कंपनी को कोई एंड नहीं था, भले ही कोई किसी मेंबर को कुछ भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है, तब तो कंपनी को ऐसा नहीं पड़ेगा। लेकिन वाइंडिंग अप का मतलब है उस कंपनी को लीगली बंद करना। तो लीगली बंद करने में काफी सारे लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है और बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं उस कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उन सबको बंद करने में। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि उस कंपनी को लीगली बंद करने में भी इनको डिफिकल्टी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें नेग्लिजेंस ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी पीपल होते हैं उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल द मेजर इश्यूज इन केस ऑफ कंपनीज आर डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स हैविंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। अब जितने भी इश्यूज होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड कौन करता है, वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, मेजोरिटी में शेयर्स होते हैं। ठीक है, जिनके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो सब देखते हैं सारे इश्यूज। ठीक, द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स में इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जिनके पास कम शेयर्स हैं उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। वही बात आ गई, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको ज्यादा मान्यता मिलती है और जो कम रहता है उसको नेग्लिजेंस या फिर कहें तो इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है, माइनॉरिटी जिनके पास होती है वो इग्नोर हो जाते हैं और जिनके पास मेजॉरिटी में शेयर्स होते हैं वो जो है उनकी बात, वो सारे इश्यूज देखते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज थी इसकी, नेग्लिजेंस ऑफ माइनॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। जो उनके सीक्रेट्स वगैरह हैं वो उनके सही से रह नहीं पाते, सीक्रेट नहीं रह पाता, तो सीक्रेसी की कमी है। क्यों? द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज रिमेन इन द हैंड्स ऑफ मैनी पर्सन। जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो बहुत सारे लोगों के हाथ में रहता है। बहुत सारे लोग कौन? जिन्होंने शेयर्स लिए हुए होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स। ठीक है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब चीजें डिस्कस होती हैं उस मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ होती है। द ट्रेड सीक्रेट्स कैन नॉट बी मेंटेन। तो इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स के होते हैं, सारे सीक्रेट्स उनके होते हैं, वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। तो ये एक पॉइंट बन जाता है इसमें, डिसएडवांटेज, लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 का। इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी और अब मान के चलो ऐसा कि 60-70% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 में हम जो बचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 देखो अच्छे से। अब जो अगली वीडियो आएगी शायद वो पार्ट 3 की भी हो सकती है।
या फिर चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चाहिए। तो अभी हमने इससे पहले एक दो वीडियो पहले हमने वो की थी, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या तो उसमें की वीडियो ले लो अगली चैप्टर 6 से लेकर 10 तक की, या फिर इसका पार्ट 3 ले लो। ठीक है, जो कहोगे वो हो जाएगा। कमेंट में आके मुझे बताना, मतलब कमेंट्स में बताना मुझे कि चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3 चाहिए या फिर चैप्टर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, कंपनी की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, मैंने अभी नोटिस किया, इसको सही कर लेना यार। स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स हो जाती हैं थोड़ी बहुत, उस पर ध्यान मत देना। बाकी ये पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 3 लाना है या चैप्टर 6 से लेकर 10 तक की वो वीडियो लानी जो मैंने बताया। और बस पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके देखो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट्स में याद से मुझे बता देना कि पार्ट 3 चाहिए या फिर वो दूसरी वाली वीडियो। ठीक है।